कि सिविल सर्विस में चाहे वो यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो कि एथिक्स ऐसे और ऑप्शनल, ये अगर आपका अच्छा है तो आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगी आपकी। मैसेज एक कोट मैं बोलता हूँ कि इट्स ऑलवेज सीम इम्पॉसिबल एंटिल इट इज़ डन। मतलब आपको ये जब तैयारी करेंगे तो ये हर समय लगेगा कि हो नहीं पा रहा है, हो नहीं पा रहा है, हो नहीं पा रहा है, लेकिन जब आपको हो जाएगा तो आपको रियलाइज होगा ये तो हो गया। नमस्कार दोस्तों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। अगर कठिन मेहनत हो और हौसले बुलंद हों तो सफलता मिल ही जाती है। इसकी वानगी पेश किया है। हमारे साथ हैं निशांत उपाध्याय जी। अब मैं इस समय जौनपुर में हूँ। आपने 4th पोजीशन यूपीपीसीएस 2021 में आपने होल्ड किया। एसडीएम के पद पर आपका चयन हुआ है। 2020 में आपने साक्षात्कार दिया था और आप आईएएस का भी एक बार इंटरव्यू तक आप जा चुके हैं। आपकी जर्नी कैसी रही और इनके बारे में पूरी जानकारी हम अभी आपको दे रहे हैं। अभी सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। सर, ये बताइए कि सबसे पहले आप अपना बैकग्राउंड, जर्नी और मोटिवेशन तीनों चीज़ संक्षेप में कंक्लूड कर दीजिए। बैकग्राउंड ये है कि मैं फाइनली मतलब कि बीटेक किया हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। मैं 10th 12th यहीं जौनपुर से किया हुआ हूँ, डॉक्टर रिजवी लर्नर्स अकेडमी से। उसके बाद मैंने अपनी इंजीनियरिंग एनआईटी दुर्गापुर से की है। 1 साल का मैंने तैयारी की थी इंजीनियरिंग के लिए, और इंजीनियरिंग के बाद ही मैं सीधे दिल्ली चला आया था प्रिपरेशन करने के लिए सिविल सर्विसेज के लिए। मैं वहाँ यूपीपीसीएस और यूपीएससी दोनों की तैयारी किया हूँ, और यूपीएससी में मैं 3 बार मेंस लिख चुका हूँ। एक का रिजल्ट अवेटेड है और यूपीपीसीएस में फाइनली सिलेक्शन हो गया 6th अटेम्प्ट में मेरा। एक चीज़ और बता दिए सर, आप इंजीनियर बनने के लिए आपकी सारी एजुकेशन इंजीनियर की रही है। आप कैसे सिविल की तरफ कैसे चले आए? जिस सिविल की तरफ रुझान इस तरह से था क्योंकि घर में जैसे कि हम अपने मामा और चाचा को देखते थे तो वो लोग भी तैयारी किए हुए हैं, और ये हम लोग का ये जो जौनपुर जो है पूर्वांचल के एरिया में है, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि सब लोग एक बार अपनी इस एज में 20 से 22 वाली ईयर में कोई सब लोग एग्ज़ाम दिए ही होते हैं सिविल सर्विसेज का। मेरे जैसे मेरे चाचा मामा लोग दिए हुए थे, तो हम जब 8th 9th 10th में होंगे तो वो लोग देते थे एग्ज़ाम। तो उनका देखते थे, पेपर देखते थे उनका कि ये तो ईजी है, लग जाते हैं क्वेश्चन, ऐसे हो जाते हैं। फिर ये भी रुचि थी, और मेरे पापा का भी इंटरेस्ट था कि मेरा बच्चा सिविल में जाए, तो उसके बाद ही से इंटरेस्ट था कि मुझे भी जाना है एक दिन। वो इंजीनियरिंग के बाद हो गया बस। तो ये बताइए, आपका सब्जेक्ट कौन सा था सिविल, इसमें ऑप्शनल क्या था? जी, मेरा ऑप्शनल इसमें मैथमेटिक्स था। बहुत बड़ा चैलेंज लिया, मैथमेटिक्स, वो भी कंपटीशन। ये कैसे, इस चैलेंज को कैसे आपने स्वीकार किया? मैथमेटिक्स ऑप्शनल लेने के लिए मैं ये सोचा था कि जब एज अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट वो चीज़ें लिखने वाली बड़ी डिफ़िकल्ट होती थी उस टाइम जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, कि आपको 1000 वर्ड का ऐसे लिखना है यूपीएससी में, चाहे यहाँ 700 वर्ड का ऐसे लिखना है। फिर आपको 250-150 वर्ड के आंसर लिखना है। तो स्टार्टिंग में राइटिंग वॉज अ डिफ़िकल्ट चैलेंज फॉर मी। तो उसके बाद इसलिए मैंने ह्यूमैनिटीज़ के ऑप्शनल को हटा दिया। बाकी टेक्निकल सोच रहा था कि मैकेनिकल लूँ या केमिस्ट्री लूँ या फिजिक्स लूँ या मैथ्स लूँ। तो उसके पेपर एनालाइज करने के बाद मुझे मैथ्स से सुटेबल लगा ऑप्शन लेने के लिए, तो इसलिए मैथमेटिक्स लिया मैंने ऑप्शनल। अच्छा, कोचिंग लिया था आपने कहीं? जी, कोचिंग वाजीराम एंड रवि किया था दिल्ली से, यूपीएससी। कोचिंग की इंपॉर्टेंस क्या है आपकी लाइफ में? कोचिंग करना चाहिए कि सेल्फ स्टडी सफिशिएंट? सर, दोनों ही चीज़ कोई ख़राब नहीं है। मैंने इसलिए किया क्योंकि सोशल स्टडीज़ वाले सब्जेक्ट या ह्यूमैनिटी, ये सब सारे सब्जेक्ट, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस, ये सब मेरा छूटा हुआ था। तो एज अ एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी करने के लिए मुझे लगा कोचिंग करना ठीक रहेगा मेरे लिए, इसलिए मैंने दिल्ली जाके कोचिंग की। और आप अगर कोचिंग नहीं भी करते हैं तो भी आजकल फ्री कोर्सेज यूट्यूब पे मिल जाएंगे, या फिर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग करके ही करें, विदाउट कोचिंग भी आप कर सकते हैं। सर, ऐसा है कि यूट्यूब तो फिर सामग्री तो आपको बहुत मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ है, भ्रमित करने वाली सामग्री की बाढ़ आ गई। इससे कैसे बचा जाए? सर देखिए, भ्रमित करने वाली सामग्री तो आप अगर कोचिंग करते हैं ना करते हैं, दोनों में भ्रमित रहेगा। ये आपको एज अ एस्पिरेंट आपको एक प्लान चार्ट आउट करना पड़ेगा, 1 साल का या फिर 2 साल, जो भी आप कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको पेपर देखते रहना पड़ेगा। हर समय प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखना पड़ेगा, आपको सिलेबस देखना पड़ेगा कि आप जितना उस टॉपिक के लिए रिक्वायर्ड पढ़ाई उतनी कीजिए। यूट्यूब पे तो आप चले जाएंगे तो एक टॉपिक में आप 10 घंटे 20 घंटे लगा देंगे, वो यूटिलाइज मतलब वेस्ट हो जाएगा आपका, प्रोडक्टिव नहीं जाएगा वो। तो आपको भी मतलब एज अ स्टूडेंट आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि आप कितना टाइम किस टॉपिक पे देना चाहिए आपको, जो कि इस पेपर से और सिलेबस से पता चलता है। तैयारी की शुरुआत में सर कितना टाइम लगता है सिविल की, और आपने कब से शुरुआत की? सर ये तैयारी जो है वो टाइम टेकिंग है सर। वो अगर मेरा एग्जांपल लेते हैं तो मैंने कुछ नहीं किया था इंजीनियरिंग से पहले सिविल सर्विसेज का, बस शायद पेपर पढ़ता था, वो भी रेगुलर नहीं पढ़ता था। जब मैं तैयारी तभी शुरू किया जब इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद मैं दिल्ली आया। तो अगर वहाँ से अगर देखते हैं तो मुझे 6 अटेम्प्ट लग गए तैयारी करने में। और अगर कोई भी स्टार्ट करता है या फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करता है, सेकंड में क्लियर करता है, तो उन्होंने
ग्रेजुएशन में अपने या फिर स्टार्ट कर दिया होगा तैयारी, इसलिए टाइम लग जाता है। तो अमूमन जो आप बोल सकते हैं कि एक या 2 साल तैयारी करने में आपको लगेगा ही। उसके बाद आप दीजिए तो अच्छे से दे सकते हैं आप। सर 3 फेज़ होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। इन तीनों की अलग अलग स्ट्रेटजी बनाई, आपने क्या अपनाया था? सर प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी तो ये है कि पहले आप जो टॉपिक लिखे हुए हैं या फिर आप जो जनरल सब्जेक्ट्स हैं कि ये हिस्ट्री हो गया, चाहे ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इन सब की स्टैंडर्ड बुक्स आपको नेट पे मिल जाएंगी, जो अब मैं बता नहीं रहा हूँ, सारी नेट पे मिल जाएंगी। आप वो पढ़िए अच्छे से। आप पढ़ने के बाद मॉक टेस्ट लगाइए। वो किसी भी स्टैंडर्ड कोचिंग का मॉक लगा सकते हैं आप, या जैसे स्पेक्ट्रम आप पढ़े उसके मतलब 3-4 टेस्ट ले लीजिए और मॉक लगा लीजिए। आप उस फिर एनालाइज कीजिए फिर कि कहाँ कहाँ रॉन्ग हो रहा है। और ये सारी बुक्स जो हैं वो मल्टीपल रीडिंग करेंगे, तब आप टेस्ट लगाएंगे, मल्टीपल रीडिंग करेंगे फिर टेस्ट लगाएंगे, तो जाके ये ऐसी स्ट्रेटजी आप ये जो फेज़ है आपका मल्टीपल रीडिंग फिर टेस्ट, मल्टीपल रीडिंग टेस्ट, वो आपकी जो रिकॉलिंग पावर और कैपेसिटी है वो स्ट्रेंथन करेगा। तो वो तरीका है प्रीलिम्स क्लियर करने का। ये स्टैटिक बुक्स हो गई। और करंट अफेयर के लिए मैंने यूपी पीसीएस के लिए घटना चक्र का जो एनुअल कंपाइलेशन आया था वो पढ़ा था। ये दोनों प्रीलिम्स की बात हो गई। और मेंस की स्ट्रेटजी है कि आपको आंसर राइटिंग करना होगा और वो मतलब एक्सटेंसिव आंसर राइटिंग करना है, आपको ज़्यादा करना है कि आप कभी कभार आंसर राइटिंग स्किल नहीं होती है, आप जो डिमांड है क्वेश्चन की वो पूरा नहीं करते हैं। तो इसके लिए आप किसी या फिर अपने फ्रेंड्स को या किसी टीचर को, आप मेंटर को पकड़िए, उनसे आंसर अपने चेक कराइए कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ नहीं लैग कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका आंसर राइटिंग, आपको एक्सटेंसिव करनी पड़ेगी। और उसके लिए मेंस के थोड़े करंट अफेयर, मैंने कोचिंग मैगजीन आती थी मंथली कंपाइलेशन विजन का, वो मैंने पढ़ा था मेंस के लिए। तो बाकी सब्जेक्ट की अलग अलग कुछ टॉपिक के नोट्स बना लिए थे, जैसे इन्वायरमेंट हो गया, डिजास्टर हो गया, ये सब। और इसमें यूपी पीसीएस के लिए मैंने एक घटना चक्र की यूपी कोर फैक्ट्स करके आती है बुक, वो पढ़ा था यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर उसके लिए, स्टैटिक पार्ट के लिए कि डैम्स कहाँ है, रिवर्स कहाँ है, ये सब। और उसके बाद आता है हमारा इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में क्योंकि मैंने एक बार इंटरव्यू दे चुका था मैं पहले 2020 में, तो पता था कि किस तरह का वो बोर्ड होता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, लैंग्वेज क्या होती है। तो बाईलिंगुअल लैंग्वेज होती है जिसमें क्वेश्चन वो पूछते हैं, उसमें हमें आंसर देना होता है। और क्वेश्चन जनरली वो आपके बैकग्राउंड से पूछते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से बनते हैं कि आपको ऑप्शनल आपने लिया हुआ है तो क्यों लिया हुआ है, उसके पीछे कैसे आप एडमिनिस्ट्रेशन में उसको यूज़ करेंगे अपने ऑप्शनल को, या फिर आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या फिर जो भी बैकग्राउंड है तो उससे आप हार्ट के लिए हैं तो वो क्यों लिए हैं। और कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं आपके इंजीनियरिंग मतलब बैकग्राउंड से, आपके ग्रेजुएशन से या पोस्ट ग्रेजुएशन से, या फिर वर्क एक्सपीरियंस अगर है आपका तो उससे भी क्वेश्चन पूछते हैं। सर ये बताइए, आपने आईएएस भी दिया है, आईएएस साक्षात्कार तक गए हैं ना आप? नहीं। अच्छा ठीक, मेंस आपने दिया है। ये बताइए कि आईएएस और पीसीएस के जो प्रश्न होते हैं उसकी प्रकृति में क्या अंतर होता है, नेचर क्या होता है? मतलब कि आईएएस और पीसीएस में आईएएस के क्वेश्चन ज़्यादा टफ होते हैं क्या? प्रीलिम्स की बात करें तो आईएएस का जो प्रीलिम्स होता है काफ़ी एनालिटिकल बेस्ड होता है कि वो आप नॉलेज पे बेस्ड नहीं होता है, वो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज से बेस्ड होता है। आपकी जो आप ये जो सिर्फ सिलेबस ही नहीं, वो नहीं पूछते हैं, वो पूछते हैं कि आप अगर आपको कोई अननोन भी क्वेश्चन आता है तो हाउ यू एलिमिनेट द ऑप्शंस, हाउ यू अप्लाई योर लॉजिक एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो ये आईएएस की बात होती है। यूपीएससी में, यूपी पीसीएस में क्या होता है कि वो थोड़े फैक्ट्स भी पूछते हैं, थोड़ी पुराने क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन भी पूछते हैं, और उनका अगर आप अच्छे से रीडिंग करते हैं, मल्टीपल रीडिंग करते हैं तो वो टैकल हो जाते हैं यूपी पीसीएस में। और वहाँ पे नए क्वेश्चन, आजकल आईएएस एग्जाम में वो नए क्वेश्चन, मतलब नया पेपर ही आपको वहाँ दिखाई देगा कि 2 घंटे में आपको सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब 60% क्वेश्चन आपको वहाँ नए दिखते हैं, आपको वहीं पर सॉल्व करने होते हैं। एक चीज़ और बताइए, आपके पीसीएस में एक चौथा पेपर होता है इथिक्स का, नीति शास्त्र होता है, तो वो एक सबसे चैलेंजिंग होती है। ऐसे आप लोगों के लिए जो है, जो कि साइंस के उसके रहे हैं, बैकग्राउंड साइंस का है, उनके लिए बहुत टफ होता है। तो आपने उसके लिए कौन सी सामग्री अपनाई, कैसे तैयारी की आपने? हाँ सर, जब मैं फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग में 2016 में जब कोचिंग कर रहा था, 2015-16 में, तो इथिक्स पढ़ा, मतलब वो सब काफ़ी नया सब्जेक्ट था तो ज़्यादा कुछ तो समझ में नहीं आया, मतलब कोचिंग तो कर लिया, नोट्स बन गए, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता था। तो मैं 2018 का पहला मेंस दिया यूपीएससी का, तो पढ़ा थोड़ा, लेकिन वो आउटकम उसका अच्छा आया नहीं कि मुझे शायद अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं थी एथिक्स के टर्मिनोलॉजीज़ की, क्या होता है, एग्जांपल्स नहीं पता थे मुझे। तो मैंने मतलब ऐसे ही टॉपर का वीडियो देखा, तो उन्होंने एक टीचर को सजेस्ट किया कि वहाँ कोचिंग कर सकते हैं आप, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। तो मैं वहाँ क्लास किया, अतुल सर थे वो, अतुल गर्ग सर, उनके यहाँ मैंने क्लास ली उसकी एथिक्स की, तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई मेरी कि एथिक्स टर्मिनोलॉजीज़ की। उसके बाद एथिक्स के लिए आप जो विजन पे या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे टॉपर्स की आंसर स्क्रिप्ट रहती है,
तो वो आप देखते हुए और एथिक्स को बार बार पढ़ते हुए तो आप ग्रैस्प कर लेंगे वो सारे टर्म्स, या फिर आप नोट्स बनाइए अच्छे से, सारे टर्मिनोलॉजीज के नोट्स बनाइए, उसको थोड़ा इंटरनलाइज करिए कि ये होता क्या है, मीनिंग उसकी क्या है। तो ही आप एग्ज़ाम में एट द मोमेंट आप आंसर निकाल पाएंगे उसका, और एग्जाम्पल भी लिख पाएंगे अच्छे से। एक चीज़ और बता दीजिए सर कि आपका ये वैकल्पिक विषय जो होता है ऑप्शनल की क्या इंपॉर्टेंस होती है, ऑप्शनल को किस तरह, क्या उसके बारे में ज़रा सा जानकारी दे दीजिए। सर जैसा कि कहा जाता है कि सिविल सर्विस में चाहे वो यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो, कि एथिक्स, एसे और ऑप्शनल, ये अगर आपका अच्छा है तो आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगी आपकी। तो ऑप्शनल तो मेजर रोल प्ले करता है, इसलिए क्योंकि उसी में वो स्कोरिंग होता है। आप जैसे यहाँ पे यूपीपीसीएस में 400 नंबर का होता है, तो आप उसमें 250 प्लस स्कोर कर सकते हैं, जो कि शायद जीएस में पेपर में उतना ना कर पाएँ, उस परसेंटेज में ना कर पाएँ। तो ये इंपॉर्टेंस है ऑप्शनल की। ये बताइए आपकी रुचि क्या रही है, और इसके अलावा भी, मतलब पढ़ाई के अलावा भी कोई रुचि है आपकी? सर ये थोड़ी जर्नी थोड़ी लंबी होती है और थोड़ी फ्रस्ट्रेटिंग होती है, यूपीएससी या सिविल सर्विस की जर्नी। तो आपको कोई ना कोई हॉबी या कोई ऐसा काम करते रहना चाहिए कि आपकी कंटिन्यूटी या कंसिस्टेंसी बनी रहे एग्जाम थ्रू आउट द प्रोसेस। तो जैसे मैं क्या योगा करता था, मॉर्निंग में मैं उठ जाता था, रनिंग करता था, ये मेरा रेगुलर था। तो इन सब चीज़ों ने शायद वो मेरा फ्रस्ट्रेशन या सारी चीज़ें जो मेरे बाकी फ्रेंड्स फेस करते थे कि भाई फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं, नहीं पढ़ने में आ रहा है, मन नहीं लग रहा है, तो वो उससे मैं दूर रहता था कि आपको फिजिकल एक्सरसाइज थोड़ी करनी होगी, तो मोटिवेटेड रहेंगे आप, इंस्पायर्ड रहेंगे आप। इस समय सर सबसे ज़्यादा प्रश्न ये उठ रहा है कि पहले जैसे कहा जाता था एक के साधे सब सधे, लेकिन आज सिविल में चूँकि बहुत कम पद हैं, कंपटीशन बढ़ गया है, सबको नौकरी तो मिल नहीं सकती, इसलिए क्या प्लान बी लेकर चलना आज के समय में कितना उचित है, आप क्या मानते हैं इसको? सर ये मैंने भी रियलाइज़ किया कि जब मैं 3 अटेम्प्ट दे दिया कि सर प्लान भी होना चाहिए एक बार, क्योंकि सब लोग इतने फॉर्चुनेट नहीं होंगे कि सबके फादर मतलब आपको 3 साल या ऐसा कुछ लंबा 6 साल आपको फंड मतलब फाइनेंस करते रहें आपकी पढ़ाई के लिए। तो प्लान भी हो सकता है आप कोई ना कोई एग्ज़ाम देते रहें। जैसे मैंने भी बीच में कई एग्ज़ाम दिया, मैंने CGL दिया, EPFO असिस्टेंट दिया, CAPF दिया था, मैं उसमें फिजिकल तक पहुँच गया था। तो मैं देता रहता था एग्ज़ाम की कहीं कहीं मतलब 3-4 अटेम्प्ट बाद अगर आपको लगता है कि कहीं आप प्लान भी होना चाहिए तो आप बाकी एग्ज़ाम दे सकते हैं, CGL, CAPF दे सकते हैं आप, या चाहे बैंक PO कुछ दे सकते हैं, IBPS का एग्ज़ाम दे सकते हैं। सर ये बताइए कि यूपी इसकी सिविल की तैयारी कब से शुरू करना चाहिए, और दूसरी चीज़ ये है कि एक स्ट्रेटजी कई घंटा पढ़ते थे, हालांकि क्वेश्चन हमको बड़ा हार्ड लगता है, हम पूछने भी बड़ा लगता है, लेकिन लोग जानना चाहते हैं तो हमें पूछना पड़ता है तो इसलिए हमको क्षमा कीजिएगा, क्योंकि ये जो है ये क्वेश्चन थोड़ा हमको वो लगता है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए कब स्टार्ट करनी चाहिए सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन, अगर आपके मन में या घर में ऐसा चलता है कि आपको तैयारी करनी है, और आप उस हिसाब से, कई लोग होते हैं कि वो स्टार्टिंग से 12th के बाद से बैकग्राउंड बना लेते हैं अपना, वैसे ही या BA BSc करते हैं वो सब्जेक्ट लेके जो उनको ऑप्शन लेना है, तो वो लोग तभी से स्टार्ट कर देते हैं। और कुछ लोग इंजीनियरिंग लेते हैं तो वही सब्जेक्ट ऑप्शन ले लेते हैं, जैसे मेरा मैकेनिकल था तो कुछ लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही ले लेते हैं, तो स्टार्ट वहीं से कर देते हैं। तो स्टार्ट होने का है कि जब आपका इंटरेस्ट हो कि हमें इस सर्विस में जाना है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, आप चाहे वर्किंग हो चाहे आप वर्किंग ना हो, आप सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी स्टार्ट कर दीजिए। और लेकिन ये इस माइंडसेट के साथ स्टार्ट कर दीजिए कि इट टेक्स टाइम, आपको 1-2 साल लग जाएगा मिनिमम है ये, तो उस माइंडसेट के साथ स्टार्ट करिए, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ रहेंगे तो थोड़ा मोटिवेटेड रहेगी जर्नी आपकी, नहीं तो प्रॉब्लम आती रहती हैं। एक प्रश्न सर जरा संवेदना को लेकर है आपसे कि आपकी सफलता में बहुत लोगों की उम्मीदें रही होंगी, बहुत लोग एक और क्वेश्चन छूट गया ना, वो जो आपने पूछा नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी, तो हाँ तो इसका है कि कोई फिक्स कोई ये क्वेश्चन सर ने कहा है कि ऑड है, तो ऑड है भी ये, सबकी स्ट्रेटजी अलग होती है, सबका पढ़ने का अलग होता है। वर्किंग प्रोफेशनल जो होते हैं कभी कभार वो 4 घंटे ही पढ़ते हैं, क्लियर हो जाता है, और जो सेल्फ स्टडी करता है वो, जैसे कि मैंने लाइब्रेरी में दिल्ली में लाइब्रेरी ज्वाइन किया हुआ था, तो वहाँ तो देखता था तो सब लोग तो सब हर टाइम पढ़ते थे, हर टाइम लाइब्रेरी में रहते थे, हर टाइम पढ़ रहे हैं। तो ये मतलब मैटर करता है कि आप जब टेबल पर बैठ रहे हैं तो पढ़ कितना रहे हैं। टेबल पर बैठना पढ़ाई नहीं होती है, आप उसको पढ़ के जो समझ रहे हैं वो पढ़ाई होती है। तो उस हिसाब से वही है कि 5-6 घंटे या कभी 8 घंटे यही पढ़ाई रहती है। हाँ, एक चीज़ सर, आपकी सफलता में किन किन लोगों का योगदान रहा? बहुत लोगों के सपने रहे होंगे, आपका अकेला सपना नहीं था कि हमारा लड़का बने, हमारा भाई बने, SDM बने, आपके कुछ और लोग शुभचिंतक रहे होंगे। आप किन किन लोगों का आपकी सफलता में योगदान रहा है? पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा अपने फादर और मदर को कि सबसे ज़्यादा तो उन्हीं का था कि कंट्रीब्यूशन, और जो भी आप कह लीजिए कि
मॉरल सपोर्ट था, फाइनेंशियल सपोर्ट था। मतलब अगर मैं इतने अटेम्प्ट में निकाला, बीच में फेलियर्स भी कई आए, तो सपोर्ट हर समय वही थे। बाकी जो फ्रेंड्स सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के दौरान बनते हैं वो भी सपोर्ट देते हैं। जैसे मेरा एक फ्रेंड था ऋषभ, मतलब बिहार में DSP हो चुका है, उसका कंटिन्यूस सपोर्ट था। अमित था एक फ्रेंड, उसका कंटिन्यूस सपोर्ट था। तो ये मेरा भाई था जो कि मतलब वो तो थ्रू आउट द प्रिपरेशन, मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन वो साथ में रहा, तो उसका तो फुल्ली सपोर्ट है उसका। और ये लोग सपोर्ट थे। बाकी घर के और लोग जैसे मामा लोग हैं, चाचा लोग हैं, वो लोग प्रिपरेशन किए हुए हैं, तो उनका भी सपोर्ट रहा है कि कैसे करनी चाहिए। स्टार्टिंग का जो मार्गदर्शन होता है वो भी किए हैं काफ़ी, कि इस तरह से पढ़ाई करो, इस तरह से पढ़ाई करो। सिस्टर भी है सर, भूल रहे हैं थोड़ा। हाँ बाद में हमारे जाने के बाद क्लास लगेगी आपकी, उसको बता। हाँ, सिस्टर छूट गई। सिस्टर का जनरली सपोर्ट मेरा वो फाइनेंशियल रहा है, मतलब कि अब हाँ, जैसे कि सिस्टर होती है ना कि वो मतलब आपको सारी व्यवस्था करके दे देती हैं। आपको कोई दिक्कत है तो वो फाइनेंशियल वाली चीज़ के आपको फ़ोन दे दिए, चाहे ये सब सपोर्ट में रहा है सिस्टर का। और कोई सपोर्ट नहीं रहा। हमारा सपोर्ट नहीं रहा। मॉरल तो फैमिली का इनफ था सर। चलो ठीक। ननिहाल पक्ष का बहुत योगदान रहता है, आपके परिवार की संवेदना को देता है। कहीं ननिहाल पक्ष से आप प्रभावित हैं, तो आप किन किन लोगों का योगदान रहा है? ननिहाल पक्ष में सर सभी का योगदान रहा है। जैसे स्पेशली नाना जी का रहा है कि वो स्टार्टिंग से ही, मतलब इवन हम जब बचपन में थे तो भी सारा, मतलब जो मेडिकल की जो भी दिक्कत हो हम लोग को सारा वही करते थे। उसके बाद इवन 10th 12th के एग्ज़ाम को दिलाना हुआ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे JEE EEE बिट्स पिलानी का एग्ज़ाम, वही दिलाने गए। आफ्टर दैट कॉलेज का मेरा एडमिशन भी दिलाने NIT दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, वही लेके गए हमको। तो ये कंट्रीब्यूशन मतलब हर जो स्टेज होता है ना मैन की लाइफ में, कि 10th है, 12th है, फिर ग्रेजुएशन है, उसके बाद यहाँ पे दिल्ली में फिर हम आए, तो ये कंट्रीब्यूशन रहा है। हर समय मॉरल सपोर्ट भी रहा उनका एग्ज़ाम को देने के लिए, ये रहा है। ठीक, एक मैसेज सर कन्वे कर दिए जो प्रतियोगी छात्र जो है तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में। मैसेज एक कोट में बोलता हूँ कि इट्स ऑलवेज सीम इम्पॉसिबल एंटिल इट इज़ डन। मतलब आपको ये जब तैयारी करेंगे तो ये हर समय लगेगा कि हो नहीं पा रहा है। लेकिन जब आपको हो जाएगा तो आपको रियलाइज होगा ये तो हो गया। तो आपको क्या रखना है कि कंटिन्यूस आपको कंसिस्टेंसी बना के एफर्ट अपना देना, पुट करना है। उससे नहीं डरना है, भागना है कि हमें बिना एफर्ट की कुछ नहीं होने वाला है। हमें 6 साल लग गए तो शायद आपको न लगे, लेकिन आपको टाइम तो देना पड़ेगा। 2 साल लग गया, 3 साल लग गया, उससे आप निराश मत होइए। अपनी गलतियों से सीखिए और अपने आप निरंतर प्रयास करते रहिए, आपका भी हो जाएगा। निशांत की बड़ी बहन डॉक्टर शालिनी जी बैठी हमारे साथ में। आपके बेटा ये बताओ कि आपका भाई SDM बना है, कैसा लग रहा तुम्हें? जी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मेरा भाई SDM बना है। अच्छा। पढ़ने में कैसे थे पहले? पढ़ने में तो शुरू से काफ़ी अच्छा था। इवन 10th में भी टॉप किया इसने, स्कूल में 12th में भी टॉप किया, ग्रेजुएशन में भी इसने टॉप किया अपने NIT दुर्गापुर में। उसके बाद से काफ़ी मतलब अच्छा था पढ़ने में, और फिर इस वजह से फिर इसको ये रिजल्ट, जो रिजल्ट दिया है, इस तरह की उम्मीद थी आपको पहले से? नहीं, ये तो अनएक्सपेक्टेड था। अनएक्सपेक्टेड था ये तो, यानी क्योंकि काफ़ी टाइम टेकिंग था, मतलब 6 अटेम्प्ट हो गए थे तो थोड़ा था। लेकिन हाँ, हालांकि स्टूडियस था बचपन से काफ़ी, तो फिर ये था कि मतलब होगा, तो हो गया उसका। निशांत जी की माँ है, बेटा SDM बना है, कैसा लग रहा माता जी आपको? बहुत खुशी हो रही है कि बेटा SDM बना है। जी। हाँ, ये सुन के। देखिए, माँ का रोल बहुत बड़ा होता है। पिता तो होता है कुछ, वो तो पैसे के इंतजाम में ही लगा रहता है, घर की व्यवस्था देखने में, कैसे व्यवस्था चले, कैसे सिस्टम सारा हो, उसको बहुत कम समय दे पाने। माँ का ही रोल ज़्यादा होता है। आपने कैसे गार्जियनशिप की? अब वही है कि बच्चों की मतलब देख रेख करते थे, बच्चों को कहीं आने जाने नहीं देते थे। हमारे बच्चे जुड़वे थे दोनों, तो फिर उसमें भी देखना पड़ता था हमें। हाँ, यही सब था, बच्चों का पूरा ध्यान रखना, बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और खाने पीने का भी ऐसे भी मतलब। अच्छा, निशांत का व्यवहार कैसा था शुरू से? मतलब पढ़ाई के प्रति कैसा इनका था? बच्चों का मतलब पढ़ाई के प्रति तो दोनों ही बच्चे हमारे से, कभी हमको कहना नहीं पड़ता था कि नहीं पढ़ने बैठो, या हाँ मतलब ये सब के लिए कभी नहीं, दोनों। लेकिन अब वही है कि अब एक सफल हो गया, एक अभी नहीं हुआ, होगा ही। लेकिन बिटिया भी आप फिर भूल रही हैं बच्ची के बारे में, बच्चियों के बारे में आप बताइए। आज एक बच्ची है, बच्ची थोड़ी चंचल थी। हाँ, पढ़ती थी लेकिन थोड़ा उसके अंदर थोड़ा चंचलता था। डॉक्टर है वो। हाँ, दांत की डॉक्टर है, हाँ, डेंटिस्ट है। चलिए ठीक है, बहुत खुशी की बात। निशांत जी के पिताजी हैं, बेटा आपका SDM बना है, आप डॉक्टर हैं। पहली चीज़ आपको परिचय बता दें, आप डॉक्टर हैं।
पेशे से और यहीं पे जौनपुर में ही आपकी प्रैक्टिस आप करते हैं। आपका शुभ नाम सर क्या बताया आप? डॉक्टर पी.के. उपाध्याय। डॉक्टर पी.के. उपाध्याय जी आपका शुभ नाम है। और सर बेटा आपका एसडीएम बना है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अब इससे अच्छा क्या लगेगा भाई, बहुत ही खुशी की बात है भाई, डॉक्टर का बेटा पीसीएस है और पीसीएस में भी बहुत अच्छी रैंक ला दी है, तो और अच्छी बात हो गई। एक चीज़ ये बताइए, आप डॉक्टर हैं, ये कैसे एडमिनिस्ट्रेशन तरफ आप बच्चे को कैसे लेके गए? देखिए, बच्चे के ऊपर बच्चा की क्या रुचि है, रुचि के हिसाब से पढ़ना चाहिए और जाना चाहिए। भाई हमने उसको पहले ही कहा कि भाई आप मेडिकल में जाओ, उन्होंने कहा नहीं हम मैथ लूँगा। भाई उन्होंने मैथ की तैयारी किया, मैथ की तैयारी का इनका था कि हम सिविल सर्विस में जाऊँगा। भाई सिविल सर्विस चले गए, सिविल सर्विस जाने के बाद आज अच्छी स्थिति में आ गए। आप तो व्यस्त रहते होंगे अपने प्रोफेशन में ही, कैसे समय दे पाते थे परिवार को? समय नहीं दिया, उनकी मम्मी ने उनके साथ पूरा समय दिया। भाई हम तो बस आना जाना, हमारा भाई काम बस है कि भाई बच्चों की भाई देख रेख होनी चाहिए, अच्छी गाइडेंस तो मम्मी ने दिया उनकी। भाई हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। कहीं आप ग्रेट है, पहली बार आप एक्सेप्ट कर रहे हैं नहीं कि मम्मी ने पूरा दिया कॉपरेशन। पहली पाठशाला तो मम्मी ही होती है। क पढ़ाना, बच्चे को उंगली पकड़ के सिखाना माँ ही सिखाती है। माँ अगर है ढंग तो फिर कोई दिक्कत आपको नहीं आनी। हमें तो पता ही नहीं कि वहाँ क्या कर रहे हैं क्या नहीं, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं, बस हमको एडमिशन करा देना है, वहाँ चले जाना, वो भी मम्मी के साथ ही। और ज़्यादा श्रेय तो इनके नाना नानी के पास जाता है कि इनके नाना ने भाई हर जगह एडमिशन कराना, ले जाना ले आना। हमारे तीनों बच्चों का जितने एग्ज़ाम देना, संजोग से वो रिटायर हो गए, उसके बाद भी नहीं रिटायर थे तब भी बीच में संडे छुट्टी में वो निकल लेते थे। तो इसलिए भाई हम तो नाना को भी श्रेय देंगे कि नाना की भी पूरी जिम्मेदारी उनकी अपनी पूरी निभाया उन्होंने। आज के पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? आज के पेरेंट्स को मैं ये देना चाहता हूँ भाई, बच्चों को अपने ध्यान से देखें, बच्चे को अच्छी गाइड। देखिए बच्चा हम गाइड नहीं कर सकते, बच्चा अगर उस ढंग का है तब गाइड होता है। हम गाइड करेंगे तो ये नहीं है कि हम कह देंगे आप यहीं बैठो ये पढ़ो, नहीं कर सकता। हम पैसे खर्च कर सकते, पढ़ नहीं सकते। आजकल लोग कहते हैं ना हम पैसे खर्च करते, पैसे खर्च करने नहीं पढ़ सकता। बच्चे को पढ़ने वाला होना चाहिए। बच्चा अगर पढ़ने वाला है तो आप पैसा नहीं देंगे तब भी पढ़ेगा। अगर पैसा देते हैं तो भाई हम कहते हैं हमारे बच्चे 1 रुपये मिस यूज नहीं करते। आज भी अगर उनको 1 रुपये खर्च करना, हम कहें खर्च कर दो, कहें नहीं हम नहीं खर्च करेंगे, तो सब रहता है। तो ये भाई माँ बाप का संस्कार में उसको मिला, तो भाई माँ ने सिखाया, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, बहुत सौभाग्यशाली रहे, ढेर सारी शुभकामना आपको। और आपने अयोध्या दर्पण को समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद।